Good morning, children. Today we will learn about nickel cadmium cell. So it is a secondary cell just like lead storage cell. Secondary cell means it can be recharged again and again, and nowadays it is found use in calculators. It has longer life than lead storage cell. Now its construction: anode is made of rods of cadmium, and cathode is made of metal grit which contains nickel fourth oxide, that is NiO2. What is electrolyte here? The electrolyte is KOH solution. Now electrode reactions at anode. As we know, what is the reaction of anode? Oxidation takes place. Cadmium oxidizes by losing electron. So cadmium loses electron and it forms cadmium 2 positive ion, and it combined with hydroxyl ion to form cadmium hydroxide. Similarly, at cathode reduction takes place. NiO2 gains 2 electrons in presence of water and is converted into nickel hydroxide, and again 2 hydroxyl ion is produced at the cathode. So see here, nickel is in +4 oxidation state and it is reduced to in +2 oxidation state. As the product of electrode reactions are solid, just you see this is cadmium hydroxide solid, nickel hydroxide solid. So these solid products are adhered to the electrodes. That's why when the cell reaction is reversed, so this again decomposes in presence of external source, that is electrolysis, and again cadmium and nickel dioxide get regenerated at the corresponding electrodes. So that's why it can be recharged. Now we will take one question. Calculate the standard free energy change for the following cell reaction. तो बच्चों यहाँ पर सेल रिएक्शन दी गई है, तो हमें इस सेल रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी फाइंड आउट करना है. तो अगर आप सेल रिएक्शन देखें तो फेरस आयन प्लस सिल्वर आयन गिव्स फेरिक आयन प्लस सिल्वर. तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइज हो रही है. तो अगर आप फेरस को देखें तो ये फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब फेरस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. तो ये एनोड का काम करेगा. सिल्वर आयन रिड्यूस होकर सिल्वर एटम बना रहा है, तो ये कैथोड का काम करेगा. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर दिया हुआ है. रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन का +0.77 है, और सिल्वर का जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.80 वोल्ट है. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी पता चल रहा है कि सिल्वर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इस पर रिडक्शन होगा. और रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पर होता है? कैथोड पर. तो इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर यहाँ कैथोड है और आयरन एनोड है. तो अब हम सबसे पहले E0 सेल कैलकुलेट करेंगे. E0 सेल इक्वल टू क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड. वैल्यू पुट करेंगे 0.03. नाउ हमें कैलकुलेट करना स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. सो डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NF E0 सेल. E0 सेल हमारा आ गया है. N की वैल्यू क्या होगी? देखिए, फेरिक में चेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, और सिल्वर आयन सिंगल पॉजिटिव चार्ज है सिल्वर में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा. ये वैल्यू पुट करिए. नाउ इट गिव्स -2895 जूल. सो दिस विल बी द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड इट इज़ आंसर. आंसर को आप बॉक्स में रख दीजिए. जो फार्मूला यूज़ करते हैं उनको भी हम बॉक्स में कर देते हैं इस तरह से. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि अब CBSE में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं 20, जिसमें से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहते हैं. तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लेंगे कि हम उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है कि द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्शन इज. डाइल्यूशन हो रहा है. डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें सॉल्वेंट मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं. तो ऐसा करने पर क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में. और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट हम मिला रहे हैं. तो अब देखते हैं कि इस पर क्या फ़र्क पड़ता है. पहला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस,
और मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस। और हम जानते हैं कि जब डाइल्यूशन होता है तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, तो ये नहीं हो सकता। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, ये तो हम जानते हैं डाइल्यूशन से, क्योंकि मोलरिटी कम होगी। और हम जानते हैं कि लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, कैप्पा इंटू 1000 अपान मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन से मोलरिटी कम हो गई तो अपने आप लैम्डा एम बढ़ जाएगा। तो ये सही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में अगर देखें, ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं जो कि सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान रहे कि जल्दीबाजी में किसी एक ऑप्शन को आप सही देख करके उसी पर टिक मत करिए, सारे ऑप्शंस को आपको एक बार देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम्स बिकॉज। क्यों स्टॉप कर जा रहा है? वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ईटन अवे, एक एकदम से ख़त्म हो जा रहा है। ई कैथोड बिकम इक्वल टू एनोड, ये सही लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सेल रिएक्शन शुरू होती है जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड है वो बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है, आयंस बनते हैं और आयन का कंसंट्रेशन एनोड कंपार्टमेंट में बढ़ने लगता है। और कैथोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे सेल रिएक्शन होगी और मेटल आयन रिड्यूस होगा तो उससे उसका कंसंट्रेशन कम होगा, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड का वो कम होने लगता है और आफ्टर सम टाइम्स दोनों इक्वल हो जाते हैं जब हमें इक्विलिब्रियम मिल जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी आप देखिए तो ये सारे ऑप्शन सही नहीं हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड गो ऑन इंक्रीजिंग गो ऑन डिक्रीजिंग, ये सही नहीं है। अगला है व्हेन ए लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज हो गई तो क्या हो सकता है? SO2 इवॉल्व हो रही है? नो। PbSO4 इज कंज्यूम्ड, ये लेड सल्फेट कंज्यूम हो जा रहा है? नहीं। जब डिस्चार्ज हो रही है तो उस समय ये कंज्यूम नहीं होता, ये तो बनता है वहाँ पर। लेड इज फॉर्म, ये इलेक्ट्रोलाइसिस के समय बनता है जब वो रिचार्ज होती है। डिस्चार्ज हो रही है तो डिस्चार्ज के समय क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, हाँ ये होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट है लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है वहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान रहे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया गया है फॉर हाफ सेल रिएक्शन से, ये दिया हुआ है। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है। आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है। अब ये बताना है कि EMF ऑफ द सेल रिएक्शन क्या होगा, तो या स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन के लिए, जहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आयरन रिड्यूस हो रहा है तो फेरस आयरन एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा? कैथोड होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होगा। वो यहाँ से भी पता चल रहा है, आप देखिए जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, और आयरन का ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, तो जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है उस पर ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या होगा? एनोड हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रोड फिर क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। चलिए एक चीज़ हमें पता चल गया। अब हमें निकालना क्या? EMF। तो हम जानते हैं कि EMF इक्वल टू क्या होता है? E कैथोड माइनस E एनोड, लेकिन इस फार्मूले में दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने रिडक्शन के फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो जब हम इस रिएक्शन को उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा -0.76, और इसको भी अगर हम अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर जो आयरन है, आयरन किसका काम कर रहा है? कैथोड का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा -0.41। इसको समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रो रिएक्शन को जनरली रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे, जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो Fe प्लस इलेक्ट्रॉन गिब्स Fe होगा, वैल्यू यही रहेगी, केवल साइन चेंज होगा। फिर सिमिलरली इसको भी Zn+++2 इलेक्ट्रॉन गिब्स Zn लिखेंगे तो वैल्यू यही रहेगी, लेकिन अब वो -0.76 हो जाएगा, अपने रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रहे किसी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों बराबर होंगे, लेकिन साइन अपोजिट का होता है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6 में से 1 ये हो गया 5, और यहाँ 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पर इतना बोल्ट, और ध्यान रहे ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल एल्यूमिनियम
फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ AlCl3। तो जब हमें ये देखना हो कि कितना मोल मेटल डिपॉजिट हो रहा है, तो हम जानते हैं मेटल कहाँ डिपॉजिट होता है, कैथोड पर। तो सबसे पहले कैथोड रिएक्शन लिख लेना ज़रूरी होता है। तो कैथोड रिएक्शन चलिए लिखते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड अगर ये आयनाइज होगा तो क्या देगा, एल्युमिनियम आयन देगा। ये कैथोड पर जाएगा जो कि नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ का रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शन। तो ये हो जाएगा कितना, ये एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्युमिनियम मेटल। ये एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। अब आपको कितना चार्ज चाहिए, तो अब हम अगर इसको 1 मोल ले लें तो ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, और 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट करेगा। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू क्या होगा, 3 फैराडे। तो देखिए 3 फैराडे दिया है, यस सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है कि सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, और हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो रहा है। तो रिएक्शन से ये पता चल गया कि हाइड्रोजन हमारा कैथोड का काम कर रहा है, और सिल्वर हमारा किसका काम कर रहा है, एनोड का। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम ई नॉट सेल निकाल लें, और ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कैथोड। तो कैथोड रिएक्शन से अभी आपने जान लिया, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड है। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का रेफरेंस होता है 0.0 वोल्ट, माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है सिल्वर आयन में, और इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया 0.80। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 0.80 वोल्ट। तो ये वैल्यू आ गई -0.80 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा EMF ऑफ दिस सेल। तो अब EMF निकल आया, तो हमें क्या निकालना आगे, डेल्टा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा G नॉट। तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू क्या होता है, -NF E नॉट सेल, यही होता है। ओके, अब N की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो थोड़ा N की वैल्यू आप देखिए, 2H प्लस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और 2 सिल्वर एटम 2 सिल्वर आयन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो इसका मतलब यहाँ पर N की वैल्यू 2 हो गई। फैराडे हम जानते हैं 96500 कूलॉम इनटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल है -0.80 वोल्ट। तो ये वैल्यू आएगा 15440 कूलॉम वोल्ट। तो कूलॉम वोल्ट जूल होता है। अब इतना जूल हो गया, अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड करिए, तो 154.4 किलो जूल। तो ऑप्शन ए ये करेक्ट है। सिमिलरली we will take the next। तो ये 7th क्वेश्चन है, एक an aqueous solution of sodium sulfate is electrolyzed using platinum electrode। the product at anode and cathode are। एनोड पर क्या प्रोडक्ट है, कैथोड पर। तो सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से आयन हैं जो कैथोड और एनोड पर जाएंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का लेंगे तो इसमें जो कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल है उस पर केटाइन जाएगा, तो यहाँ केटाइन सोडियम आयन है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर सल्फेट आयन जाएगा इलेक्ट्रोलाइज होने के लिए। लेकिन ये केवल इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टेम फॉर्म नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो वाटर भी यहाँ पर फर्निश करेगा H+ और OH-। अब हमने पहले पढ़ा था कि अगर सोडियम आयन हाइड्रोजन दोनों आएंगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेफर होगा। तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस मिल गई। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये हाइड्रोक्सिल आयन और सल्फेट आयन, ये कंपाउंड आयन है, बिगर आयन है। तो इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रेफर होगा। तो हाइड्रोक्सिल आयन का ऑक्सीडेशन प्रेफर होता है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस। तो एनोड पर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और कैथोड पर क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो एनोड और कैथोड, तो इसका मतलब ये आंसर सही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो EMF सीरीज़ हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन का अगर आप देखें, फ्लोरीन का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +2.87 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब फ्लोरीन का खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ
टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्लोरीन का ज़्यादा है तो ये जल्दी या स्ट्रांगली रिड्यूस हो सकता है, खुद इजिली रिड्यूस हो सकता है। तो जब खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो फ्लोरीन यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर दिया है कि फ्लोरीन लोएस्ट है तो ये सही नहीं है। यहाँ भी कम दिया है, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर फ्लोरीन को बीच में रखा है तो सारे हैलोजेंस में, तो ये सही नहीं है। तो आंसर डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना 2.87, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है 1.36 वोल्ट, और ब्रोमीन का 1.09 वोल्ट, और आयरन का 0.53 वोल्ट होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लीजिए नहीं भी याद है तो ऐसे भी देखें तो जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो ये ऑर्डर हमारा सही है। द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द फॉलोइंग केटायंस इन ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन आर इन द ऑर्डर, मतलब गिवन कॉन्सेंट्रेशन है, सभी आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो अब आप बताइए किसका कंडक्टेंस ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में ये बताने के लिए कि किसका कंडक्टेंस ज़्यादा है तो ये डिपेंड करेगा उनके साइज पर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो जिसकी साइज़ छोटी होगी उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो उस समय जो आयन सबसे कम हाइड्रेटेड होगा उसकी साइज़ जो होगी छोटी होगी, जो सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा उसकी साइज़ बड़ी होगी। तो यहाँ लिथियम आयन सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा तो इसकी साइज़ क्या होगी, सबसे छोटी होगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में लिथियम आयन की साइज़ सबसे बड़ी होगी और इसका इलेक्ट्रोड जो कंडक्शन है वो सबसे कम होगा। तो ये आंसर सही है। नाउ बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन इज बाई मेकिंग आयरन कैथोड। आयरन को कैथोड बना दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन के ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल को अटैच कर दिया जाए या कवर बना दिया जाए उसके ऊपर, जैसे जिंक, मैग्नीशियम का अगर इनकी कवर कर दी जाए तो ये एनोड का काम करेंगे, तो उस समय आयरन कैथोड का काम करेगा तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो बच जाएगा। पुटिंग इन सेलाइन वाटर, ये भी हो सकता है क्योंकि रस्टिंग के लिए H+ मीडियम होना जरूरी है। एट कैथोड रिएक्शन अगर आप कोरोजन सेल का देखें तो कैथोड पर H+ का होना जरूरी है। बोथ ऑफ दिस, ये पूछ रहा है कि बेस्ट वे, एक्चुअली ये दोनों सही हैं ये भी, लेकिन बेस्ट वे क्या है कि अगर इसको हम कैथोड बना दें तो उस समय इसकी रस्टिंग नहीं होगी। अगर जिंक थोड़ा सा भी बचा रहेगा तो वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो ऑक्सीडाइज होता रहेगा और आयरन को रस्टिंग से बचाता रहेगा। द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज, ये दिया हुआ है, इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होगी। तो सबका कंसंट्रेशन सेम है, एस्टिक एसिड, क्लोरोएस्टिक एसिड, फ्लोरोएस्टिक एसिड और डाइफ्लोरोएस्टिक एसिड, सबका कंसंट्रेशन सेम है। अब जिसमें आयंस ज़्यादा होंगे वही सबसे ज़्यादा कंडक्ट करेगा। और आयंस किस में ज़्यादा होंगे, चूँकि ये सभी एसिड हैं तो ये अगर डिसोसिएट होंगे तो H+ देंगे, तो H+ किस में सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। और हम जानते हैं कि जो डाइफ्लोरोएस्टिक एसिड है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें 2 फ्लोरीन जो जुड़े हुए हैं ये एक्चुअली यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काज करेंगे। तो ये यहाँ इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम करेगा। जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इधर पुल्ड होंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये इसको तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो ये हाइड्रोजन जो है एज ए H+ सॉल्यूशन में इजली रिलीज हो जाएगा। तो यही कारण है कि इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। थैंक यू।